एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपने क्लास 12 एग्रीकल्चर में जो लेसन नंबर फर्स्ट है उसका पार्ट 14वां पढ़ेंगे। तो लास्ट पार्ट में अपने क्या पढ़ा था, बहुगुणिता किसे कहते हैं। जब गुण सूत्र हैं उनकी प्रतियां 2 या 2 से अधिक होते हैं तो उसे बहुगुणिता कहते हैं। अपने लास्ट वीडियो में उत्परिवर्तन के बारे में कंप्लीट किया था, फिर कुछ उत्परिवर्तन की विधियां थी उनके बारे में पढ़ा, उनके प्रयोग पढ़े थे, बहुसंकरण की परिभाषा देखी। तो आज हमने और बहुसंकरण में एक ने पढ़ा था संख्यात्मक गुणसूत्र विपथन। संख्यात्मक गुणसूत्र विपथन क्या था कि जब गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, संख्यात्मक गुणसूत्र विपथन। तो इस चार्ट से तुम्हें समझेंगे कि किस प्रकार गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होता है, कौन कौन से गुण कम या अधिक होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। तो आप नोट करेंगे गुणसूत्रों में संख्यात्मक परिवर्तन, इसको क्या कहते हैं, गुणसूत्री संख्यात्मक विपथन कहते हैं। तो संख्यात्मक परिवर्तन दो प्रकार से होते हैं, एक असुगुणिता और एक क्या होता है, सुगुणिता। तो असुगुणिता किसे कहते हैं, जब जो द्विगुणी सूत्र होते हैं, द्विगुण सूत्र में कुछ गुण सूत्र जुड़ जाना या कम होना, असुगुणिता। यानी गुण सूत्रों में जो द्विगुण सूत्र है उसमें कुछ गुण सूत्र या तो जुड़ जाते हैं या कम हो जाते हैं। और जो सुगुणित है इसमें क्या होता है, जो जीन होते हैं, जो जीन होते हैं उनमें गुण सूत्रों की संख्या 2 से हमेशा अधिक हो जाती है। तो गुण सूत्रों की संख्या जब 2 से अधिक होती है तो उसे क्या कहते हैं, सुगुणिता कहते हैं। तो जो असुगुणिता है ये कितने दो प्रकार का होता है, एक अधोगुणिता और एक अधिगुणिता। अधोगुणिता की परिभाषा लिखेंगे, जब गुण सूत्र हैं वो द्विगुण सूत्र से कुछ कम होते हैं। जब गुण सूत्र द्विगुण सूत्रों से कम होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अधोगुणिता कहते हैं। अब अधोगुणिता है, अधो मतलब कमी, गुण सूत्रों में द्विगुण सूत्र से कम हो जाना, ये दो प्रकार की होती है। यदि एक गुण सूत्र कम है द्विगुण में से तो उसे एक गुण सूत्रता कहते हैं। यदि द्विगुण सूत्र है उसमें से 2 गुण सूत्र कम है तो उसे द्विगुण सूत्रता कहते हैं। तो एक गुण सूत्रता का फॉर्मूला 2n-1 होगा। द्विगुण सूत्रता का आपसे पूछेंगे गुण सूत्रों की संख्या ज्ञात करने का, तो 2n-2 होगा इसका। फिर है अधिगुणिता। अधिगुणिता मतलब जो द्विगुणित है गुण सूत्र उनसे कुछ गुण सूत्र अधिक पाया जाना, तो उसे अधिगुणिता कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, अधिक एकाधिक सूत्रता और द्विअधिक सूत्रता। एकाधिक सूत्रता जब द्विगुणित गुण सूत्र है उनमें एक गुण सूत्र अधिक हो जाता है तो उसे एकाधिक सूत्रता कहते हैं। द्विअधिक सूत्रता जब गुण सूत्र में 2 गुण सूत्र और जुड़ जाते हैं तो उसे द्विअधिक सूत्रता कहा जाता है। तो ये असुगुणिता मतलब गुण सूत्रों की संख्या में कमी भी हुई एक तरफ और एक तरफ वृद्धि हुई, तो कमी को अधोगुणिता और वृद्धि को अधिगुणिता कहेंगे। फिर है जो सुगुणिता, ये दो प्रकार की होती है, सबहुगुणिता और परबहुगुणिता। सबहुगुणिता 3 प्रकार की होती है। सबहुगुणिता का पहले देखेंगे कि क्या होता है सबहुगुणिता। तो जो गुण सूत्र हैं इनमें क्या गुण सूत्रों में दुगुने तिगुने इस तरह से गुण सूत्रों की संख्या है वो आगे गुणित होती जाती है, मतलब उनकी संख्या दुगुनी तिगुनी इस तरह से बढ़ती रहती है। तो सबहुगुणिता 3 प्रकार की, एक गुणिता जिसमें गुण सूत्र एक ही हो, एक ही प्रति हो। द्विगुणिता जब गुण सूत्रों की 2 प्रतियां उपस्थित हो। जब आगे त्रिगुणिता, जब गुण सूत्रों की प्रतियां 3 उपस्थित हो तो उसे त्रिगुणिता कहते हैं। इस प्रकार सबहुगुणिता मतलब अपने गुण सूत्रों में गुणन होना सबहुगुणिता कहलाएगा। फिर परबहुगुणिता। परबहुगुणिता मतलब कोई अन्य गुण सूत्र जब आपके जुड़ जाते हैं, दूसरे गुण सूत्रों की प्रतियों का जुड़ना परबहुगुणिता कहलाता है। जैसे एक है पर
गुणिता, यानी एक तो किसी और गुणसूत्र की प्रति होगी 2 और 2 किसी अन्य गुणसूत्र की प्रतियां, तो टोटल कितनी 4 गुणसूत्र हो गए, 4 गुणसूत्रों की प्रतियां, इसलिए इसे परचतुर गुणिता कहा जाता है। फिर है परशत गुणिता, इसमें क्या तीनों प्रतियां होती हैं, वो तीनों क्या होती हैं अलग अलग होती हैं, तीनों जीन है उनकी प्रतियां अलग अलग होती है, तीनों द्विगुणित, तो एक अलग जीन की होगी द्विगुणित प्रति, एक दूसरे जीन की द्विगुणित प्रति और तीसरे गुणसूत्र की, टोटल 6 गुणसूत्र की प्रतियां होंगी। तो इस तरह से सुगुणिता है वो सजीनों की संख्या उनमें 2 गुणसूत्र या अधिक होते जाएंगे या फिर वो अपने गुणन करेंगे, बहुगुणिता कहलाएगा। तो इस तरह से गुणसूत्रों की संख्यात्मक परिवर्तन को इस तरह से अपने एक चार्ट में बनाना है और इन्हें मतलब इनकी परिभाषा को नोट करना है। फिर आगे अपने पढ़ते हैं जो बहुगुणिता है, जैसे असुगुणिता और सुगुणिता, इसके बारे में लिखेंगे तो नोट करेंगे आगे। आगे बहुगुणिता के प्रकार, तो बहुगुणिता का आपने पढ़ लिया, असुगुणिता और सुगुणिता प्रकार की होती है। असुगुणिता द्विगुणित गुणसूत्र होते हैं, उनकी संख्या में वृद्धि या कमी को असुगुणिता कहते हैं, यानी वृद्धि होगी तो 2n + 1 या 2n + 2 हो जाएगा, 2n - 1 या 2n - 2 हो जाएगा। तो ये उदाहरण ऐसे यहाँ पर +2 भी आ सकता है, इसकी जगह +2 लिख सकते हो या -1, तो दोनों ही आते हैं, ये कुछ उदाहरण है। फिर सुगुणिता जब द्विगुणित गुणसूत्र होते हैं उनकी प्रतियां होती है, यानी प्रत्येक प्रतियों की संख्या में परिवर्तन सुगुणिता कहलाता है। जैसे n, फिर ये द्विगुणित हो गए, त्रिगुणित हो गए, चतुर्गुणित हो गए, इस तरह से इनकी प्रतियों में परिवर्तन होना सुगुणिता कहलाता है। तो ये आगे जितने भी होंगे गुणसूत्र की संख्या चतुर्गुणित होती जाएंगे, पंचगुणित, तो वो सुगुणिता कहलाएगा। अब जो पहला है असुगुणिता, इसका पादप प्रजनन में क्या उपयोग है? तो असुगुणिता का पादप प्रजनन में उपयोग है न्यून सूत्रियों, यानी ये 2 प्रकार की थी, एक अधोसूत्रता और अधिसूत्रता। तो अधोसूत्रता यानी कमी होना, तो न्यून सूत्रियों के प्रयोग से प्रतिस्थापन लाइनें, जिनों को प्रतिस्थापित करना, वो लाइनें बनाई जाती हैं तथा एक जाति से दूसरी जाति में रोधिता जीनों का स्थानांतरण किया जाता है। रोधिता जीन मतलब जो रोग को रोकने में सहायक होते हैं। फिर है एकाधिसूत्रता। एकाधिसूत्रता मतलब जीन जो द्विगुणित है गुणसूत्र में एक गुणसूत्र अधिक होना, उससे क्या विदेशी लाइनों का उत्पादन किया जाता है, और विदेशी लाइनों का उत्पादन करने के बाद में एक जाति से दूसरी जाति में जीन का स्थानांतरण किया जाता है। तो ये असुगुणिता का पादप प्रजनन में 2 उपयोग थे। तीसरा उपयोग कौन सा है वो नोट करेंगे। तीसरा उपयोग है असुगुणिता का असुगुणितों का में मुख्यतः द्विन्यून सूत्रियों का उपयोग। असुगुणितों में मुख्यतः द्विन्यून सूत्रियों के जो द्विन्यून सूत्री मतलब जब 2n - 2 हो जाए तो द्विन्यून सूत्रियों का उपयोग निश्चित करने के लिए किया जाता है। के उपयोग निश्चित करने के लिए, तो क्या निश्चित करने के लिए किया जाता है कि कौन सा जीन है वो किस गुणसूत्र पर उपस्थित है, निश्चित करने के लिए किया जाता है कि कौन सा गुणसूत्र
तो ये है असगुणिता के उपयोग। फिर आगे है सुगुणिता के पादप प्रजनन में क्या उपयोग है? पादप प्रजनन में उपयोग असगुणिता में लास्ट में ये ध्यान रखना, असगुणिता में मुख्यतः द्विन्यूनसूत्री होते हैं। उनका उपयोग किस लिए किया जाता है कि जो गुणसूत्र है उन पर कौन सा जीन उपस्थित है, कि कौन सा गुणसूत्र है, कौन से गुणसूत्र में कौन सा जीन उपस्थित है। क्या नोट करेंगे? कौन से गुणसूत्र में पर जीन उपस्थित है और वो जीन कैसा जीन उपस्थित है वो होगा। फिर सुगुणिता के पादप प्रजनन में उपयोग नोट करेंगे। तो सुगुणिता के कौन कौन से उपयोग हैं? कोलचिसिन उपचार तथा शिरोछेदन कैलस क्रिया द्वारा। तो नोट करें असुगुणिता के पादप प्रजनन में उपयोग। फिर आगे वो सुगुणिता या फिर उसे अगुणिता बोलते हैं। अगुणिता का पादप प्रजनन में क्या उपयोग है? तो अपने पहले कौन से पढ़े? पहले अपने पढ़ चुके हैं असुगुणिता। असुगुणिता के पादप प्रजनन में उपयोग कंप्लीट कर लिए, तो अभी पढ़ेंगे अगुणिता या सुगुणिता बोलते हैं। इसका क्या है उपयोग? गुणसूत्र का एक ही समुच्चय होने के कारण, गुणसूत्र इसमें क्या एक ही ग्रुप में होते हैं, इसमें द्विगुणित त्रिगुणित इस प्रकार से एक समुच्चय होता है, सेट होता है। उस समुच्चय में द्विगुणन से ऐसे पौधे उत्पन्न होते हैं जो सभी जीन के लिए समयुग्मज होते हैं। यानी गुणसूत्र का एक समुच्चय होता है, ग्रुप होता है, उसमें सारे ऐसे पौधे उत्पन्न होते हैं जो सभी जीनों के लिए समयुग्मजी प्रकार के होते हैं। ये असुगुणिता का पहला, अगुणिता का प्रथम प्रयोग है। फिर गुणसूत्रों का द्विगुणन इसमें किस प्रकार से? दो प्रकार से होता है। एक कोलचिसिन उपचार द्वारा, कोलचिसिन उपचार द्वारा, और दूसरा शिरछेदन यानी शीर्ष का छेदन करके काट के उसको कैलस विधि द्वारा उसमें द्विगुणन किया जाता है। शिरछेदन कैलस विधि द्वारा द्विगुणन किया जाता है, गुणसूत्रों की संख्या बढ़ाई जाती है। तो अगुणिता का पादप प्रजनन में इस तरह से उपयोग किया जाता है, गुणसूत्रों में द्विगुणन एक विधि से कर देते हैं और जो जीन है वो इस तरह से समयुग्मजी प्राप्त होते हैं। फिर आगे देखते हैं सबबहुगुणिता। सबबहुगुणिता इसका पादप प्रजनन में क्या उपयोग है? सबबहुगुणिता यानी जो गुणसूत्र हैं वो अपने में उनकी गुणसूत्र की प्रतियां एक गुणिता या द्विगुणित हो सकती है, त्रिगुणित, चतुर्गुणित इस प्रकार से होती है। तो उनका क्या उपयोग है? सबसे पहले एक नंबर तो उनका उपयोग होगा सबबहुगुणिता का प्रजातियों में उन पे किस पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है सबबहुगुणिता का? अमाप हुआ है, उसके ओज मतलब उसमें जो अच्छे गुण है उनमें वृद्धि होती है। तो पहला सबबहुगुणिता का उपयोग अमाप मतलब उनका आकार बड़ा बनता है और ओजपूर्ण अधिक रसयुक्त मतलब गुण होते हैं उसमें। फिर सेकंड नंबर उपयोग, इन पादपों की जो पत्तियां होती है जो कि सबबहुगुणित पादप होते हैं, इन पादपों की पत्तियां अधिक बड़ी होंगी, अधिक मोटी होती हैं, फल बड़े होते हैं, पुष्प भी अधिक लगते हैं। तो ये इसका सबबहुगुणिता का उपयोग होता है। बीज बड़े बनते हैं। तो एक नंबर उपयोग ओज से अमाप से परिपूर्ण, दूसरा पादपों में फलों और बीजों की संख्या वृद्धि करनी है तो सबबहुगुणिता का उपयोग करेंगे। तीसरा उपयोग क्या है? कम गुणसूत्र वाली जो प्रजाति होती है जिनमें के गुणसूत्रों की संख्या बहुत कम पाई जाती है, उन कम गुणसूत्रों वाली प्रजातियों में ये सबबहुगुणिता अधिक विकसित है, उनके लिए बहुत ज्यादा विकसित है। फिर आगे इसका एक और उपयोग है, 4 नंबर आप नोट करेंगे। परपरागित फसलों में 4 नंबर क्या उपयोग है? जो परपरागित फसल है, परपरागित फसलों में यह विधि अधिक उपयोगी है।
उपयोगी है। तो ये सबहुगुणिता का उपयोग है, यानी पर जो स्वप्राज्ञित है उनसे ज्यादा ये किसमें अधिक उपयोग में ली जाती है, ये पर प्राज्ञित जो फसल है उनमें अधिक उपयोगी होती है या उसमें ये ज्यादा सफल होती है। तो ये सबहुगुणिता के उपयोग थे। फिर आगे अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पर बहुगुणिता है उसका पादप प्रजनन में क्या उपयोग है। तो आज हमने पढ़ा बहुगुणिता है ये कितने प्रकार की होती है, ये असुगुणिता और सुगुणिता बोलते हैं। फिर आगे इनके आगे और प्रकार दिए गए थे, एक अधोगुणिता और अधिगुणिता। अधो मतलब कमी हो जाना, अधि मतलब वृद्धि हो जाना गुणसूत्रों में, और सुगुणिता मतलब गुणसूत्र की प्रतियों में कमी या वृद्धि को कहते हैं। फिर अपने पढ़ा कि जो पादप प्रजनन है उसमें बहुगुणिता के क्या क्या उपयोग है, असुगुणिता के अपने उपयोग पढ़े, कौन कौन से उपयोग थे। फिर अपने अगुणिता के उपयोग पढ़े, सुगुणिता अगुणिता के उपयोग पढ़े। फिर अपने जो सबहुगुणिता है सबहुगुणिता का पादप प्रजनन में उपयोग पढ़े हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपने पढ़ेंगे आगे पर बहुगुणिता के पादप प्रजनन में उपयोग। तो जितना आज पढ़ाया इसे आपने अपनी नोटबुक में नोट करना है, नोट्स तैयार करने हैं और एक बार इन्हें कंप्लीट रिवाइज करना है। तो अगले टॉपिक में अपने नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे।